नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ेंगे। इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंस है और उसके क्यों क्या कौन कौन से प्रकार हैं, उनकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर कौन कौन सी उनकी उपलब्धियां हैं, कमियां हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इलेक्टोरल सिस्टम से तात्पर्य एक तरीके से वह व्यवस्था है जो वोट्स को सीट्स में कन्वर्ट करती है, यानी किस पार्टी या किसी उम्मीदवार को कितने वोट मिले और उनको अंतिम रूप से कितनी सीटें मिलेंगी। इसमें शामिल हैं इलेक्टोरल फार्मूलाज शामिल हैं, यानी इलेक्टोरल फार्मूलाज वो बहुलता आधारित होंगे या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी पूर्ण निरपेक्ष बहुलता आधारित होंगे या अनुपातिक होंगे या मिक्स होंगे, यह इस या मिश्रित होंगे। बैलेट स्ट्रक्चर यानी वोट उम्मीदवार को दिया जाएगा या पार्टी लिस्ट को दिया जाएगा, यह बैलेट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड, इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो शामिल है डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड। डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड से तात्पर्य है कि कोई निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें से कितने उम्मीदवारों का चयन होना है। अगर एक उम्मीदवार का चयन होता है तो वह एक है, अगर दो उम्मीदवारों का चयन होता है तो डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड हो गया 2। यह चूँकि जो बहुलता प्रणाली है, जो अपने भारत में सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट हैं, इसलिए यह एक रहता है, लेकिन जिन राज्यों में लिस्ट प्रणाली है उनमें यह कितना ही हो सकता है, 2 से अधिकतम कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे नीदरलैंड है तो वहाँ पूरा नीदरलैंड एक ही डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ 150 सीटों के लिए एकल डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ जो डीएम है वह 150 हो गया। यानी कोई जिला निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें से कितने उम्मीदवारों का चयन होना है वह डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड कहलाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड यह तय करता है कि जो निर्वाचन होगा वो कितना अनुपातिक होगा, कितना अनुपातिक नहीं होगा। इलेक्टोरल सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंस है। इलेक्टोरल सिस्टम जैसे एरन लिजफर्ट कहते हैं कि आज के समय में जो संविधान निर्माता है उनके आगे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वह इलेक्टोरल सिस्टम के चयन को है, क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम तय करता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वह कैसा होगा, कितना अनुपातिक होगा, क्या स्वरूप होगा, डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड कैसा होगा। डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड के आधार पर माइनॉरिटीज़, वीमेन, अलग अलग जो समाज का विभाजन होता है, जो क्लीवेजेज होते हैं, वो किस आधार पर किस मात्रा में रिप्रेजेंट होंगी। इलेक्टोरल सिस्टम ये तय करता है कि स्टेबिलिटी कितनी रहेगी व्यवस्था में। इलेक्टोरल सिस्टम तय करता है कि एफिशिएंसी कितनी आ पाएगी। तो ये बहुत सारी विशेषताएं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की है वह इलेक्टोरल सिस्टम से प्रभावित होती है, निर्धारित भले ही ना हो। इसकी क्या कसौटियां हैं इसके मूल्यांकन की। इलेक्टोरल सिस्टम से जो चीज़ अचीव करने की कोशिश की जाती है, यानी जो इसके लिए साध्य हैं, वो हैं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना वह इलेक्टोरल सिस्टम का मुख्य कार्य है। यह प्रतिनिधित्व भौगोलिक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश है वो अलग अलग एरियाज से रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए। कार्यात्मक होना चाहिए, यह भले ही कार्यात्मक फंक्शनल, यानी समाज के सभी तबकों से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, भले ही वह महिलाएं हों, लेबर क्लास हों या माइनॉरिटीज़ हों, सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। समग्र देश के रूप में, यानी यह भी होना चाहिए कि एज ए होल वह देश किसको रिप्रेजेंट करता है, तो जो विधायिका है उसको सही रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए, तभी इलेक्टोरल सिस्टम ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। चुनाव पहुंच में है और अर्थपूर्ण है। इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों की समझ में आए, लोग उसे मीनिंगफुल माने। इतना ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि लोगों के अप्रोच से बाहर हो, लोगों के लिए लोगों की समझ में आए ही नहीं, वो ऐसे ही वोट डालना उनको पड़े। स्थायी और सक्षम सरकार की स्थापना करने वाला होना चाहिए, यानी एक तरफ अगर रिप्रेजेंटेशन मेन उद्देश्य है तो दूसरी तरफ
स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी है। तो स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी के बीच में, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी और रिप्रेजेंटेशन के बीच में संतुलन बनाना होता है। सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का लक्ष्य हासिल करने से इलेक्टोरल सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता, उसे स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को ध्यान में रखना पड़ता है। सरकार को उत्तरदायी रखना है। देखिए, सरकार को उत्तरदायी रखना है और उत्तरदायी सरकार ही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का होना तो नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो डिक्टेटरशिप में भी होते हैं। इलेक्शन डिक्टेटरशिप में ही होते हैं, सिर्फ पर्पज अलग होता है। तो इसलिए ये जो डेमोक्रेसी की मूल भावना है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना, यह भी इलेक्टोरल सिस्टम से तय होता है। वित्तीय रूप से कार्यकुल प्रशासन, यानी जो भी व्यवस्था, जो भी इलेक्टोरल सिस्टम है, वह फाइनेंशियली फिजिबल होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा महंगा। देखिए, पूरी दुनिया में लगभग सैकड़ों रूपों में इलेक्टोरल सिस्टम काम कर रहे हैं, सैकड़ों रूपों में, यानी हर देश में ही कई इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं, और हर देश का दूसरे देश के साथ किसी न किसी मात्रा में वह इलेक्टोरल सिस्टम अलग होता ही है। लेकिन ये जो इलेक्टोरल सिस्टम है, उनको मेजर विशेषताओं के आधार पर 3 या 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। मुख्य रूप से इलेक्टोरल फॉर्मूला के आधार पर। इलेक्टोरल फॉर्मूला यानी मेजॉरिटी आधारित है या प्रोपोर्शनल आधारित है, यानी बहुलता के आधार पर सीटें मिलती है, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिले उसको ज़्यादा सीटें मिलती है, या जिस अनुपात में वोट मिले उस अनुपात में सीट्स मिलती हैं। लेकिन ये जो विभाजन है 3-4 फैमिली और 8-9 सब फैमिलीज़ में ये विभाजन है, मैंने बताया आपको कि सैकड़ों रूपों में इलेक्टोरल सिस्टम काम कर रहे हैं। तो इस विभाजन में कई समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं क्या है? इन्हीं समस्याओं की बदौलत आप देखेंगे कि विभिन्न बुक्स में यह विभाजन थोड़ा बहुत अलग रूप में मिलता है। इनमें यह समस्या ये है कि प्रक्रिया और परिणाम का जो स्वरूप है वो पूर्णतया संगत नहीं है। यानी प्रक्रिया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या बहुलता वाली अपनाते हैं, लेकिन परिणाम कईयों में अनुपातिक आ जाता है, या प्रक्रिया अनुपातिक अपनाते हैं लेकिन परिणाम उतना अनुपातिक नहीं आता है। परिणाम की निर्भरता सिर्फ प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं है, यानी कोई प्रक्रिया हमने अपनाई और उसका जो परिणाम आएगा वह सिर्फ और सिर्फ उस प्रक्रिया के अपनाने पर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि सिंगल नॉन ट्रांसफ़र वोटिंग सिस्टम है, वह कई परिस्थितियों में प्रोपोर्शनल रिजल्ट देता है, बाकी बहुलता प्रकार का निर्णय देता है, यानी नॉन प्रोपोर्शनल देता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं कब देता है? जब डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो। तो ये डिपेंड करता है अन्य परिस्थितियों पर वोटिंग कैसे हुई, तो इस वजह से भी वर्गीकरण में दिक्कत आती है। कोई भी स्वरूप है वो सामान्यतः जब देश अपनाते हैं तो वो शुद्धतम रूप में नहीं अपनाते, मिश्रित स्वरूपों में वह मिलता है। ये हम देखेंगे कैसे भारत के संविधान में भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। न्यूजीलैंड, इटली, मैक्सिको, जापान, इन सब में कौन सी इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया गया है। इलेक्टोरल सिस्टम के प्रकार। इलेक्टोरल सिस्टम पहला प्रकार है प्लुरैलिटी या मेजॉरिटी सिस्टम। इसे बहुलता हिंदी में बोलते हैं, बहुलता आधारित इलेक्टोरल सिस्टम। इसका अर्थ है जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होंगे वह उम्मीदवार विजयी होगा। इसके विभिन्न रूप हैं। पहला है सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है लिमिटेड वोट सिस्टम, जो मैक्सिको में कुछ एक सीटों पर आज वर्तमान में है, ज़्यादा सीटों पर यह नहीं है। तीसरा है सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल। यह 1994 तक था, 96 में पहला चुनाव हुआ था नए सिस्टम के आधार पर। 1994 से पहले जापान में था, लेकिन यह बहुलता आधारित है और परिणाम कई सेंस में आनुपातिक देता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए इसको कई बुक्स में आप देखेंगे कि इसे प्रोपोर्शनल सिस्टम में भी लिखा होता है।
ब्लॉक वोटिंग, सेम ब्लॉक वोटिंग भी SNTV की तरह ही है, जिसमें कई बार रिजल्ट अनुपातिक आते हैं, इसीलिए कई बुक्स में यह अनुपातिक कैटेगरी में मिलता है, जैसे CB गैना में इसे दे रखा है। पार्टी ब्लॉक वोटिंग, यह भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जैसा ही है। ये जो लिमिटेड वोट सिस्टम, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल, ब्लॉक वोटिंग, पार्टी ब्लॉक वोटिंग, ये सभी FTP ही हैं, लेकिन अलग परिस्थितियों में FTP को लागू किया गया है। अब इनसे कैसे रिजल्ट आते हैं हम आगे देखेंगे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिस्टम, जहाँ प्लूरैलिटी और सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम होते हैं, उनमें यह होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिले वह विजयी होता है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा, विधानसभा, सब सरपंच, उप सरपंच सब चुनाव में होता है। लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिस्टम वो होता है जिसमें निर्धारित कोटा प्राप्त करने पर ही विजयी होता है, और यह निर्धारित कोटा सामान्यतः 50% + 1 वोट का होता है, यानी जब तक यह अचीव नहीं होगा तब तक उसे विजयी नहीं माना जाएगा। और यह कोटा अचीव करने के लिए 2 मेथड सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, वो हैं सेकंड बैलेट सिस्टम, जिसे रन ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं, यह फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रमुखतया यूज होता है। दूसरा है AVS यानी अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। अगला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से तात्पर्य यह कैसे अलग है बहुलता वाले में। देखिए, जो अब तक हमने पढ़ा बहुलता सिस्टम, उसमें यह है कि अगर ये अगर किसी उम्मीदवार हैं ABCD, तो यहाँ हम देखते हैं कि जिसको ये वोट मिले, तो जिसको जितने ज़्यादा वोट मिले वह उम्मीदवार विजयी हो जाता है। तो यहाँ उम्मीदवार A विजयी हो जाएगा जिसे मात्र 32% वोट मिले। ये हम बात कर रहे हैं ऊपर वाले जो प्लूरैलिटी सिस्टम है उनकी। तो इस सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि 32% को रिप्रेजेंटेशन मिला है, जबकि 68% लोगों ने जिनको चूज किया था उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। तो यह व्यवस्था, इसमें वेस्टेज वोट हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम भारत का देखें, तो वर्तमान में 2019 में जो सरकार सत्ता में है BJP, उनको 303 सीट्स मिली हुई हैं, लेकिन उनको वोट हैं वो लगभग 38% प्राप्त हैं। और यही अगर आप पूरे भारत का इलेक्शन हिस्ट्री का देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे 1971 में कांग्रेस को 352 वोट मिले, 352 सीटें मिली और वोट मात्र 47%। तो ये अपने पूरे इलेक्शन हिस्ट्री में है। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाते हैं उनमें सारे ही देशों में या सभी इलेक्शन में यही परिणाम आते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से तात्पर्य ये है कि जितने प्रतिशत वोट मिले उतना प्रतिशत शेयर होना चाहिए। जैसे पार्टी A है, पार्टी B, पार्टी C, D। अगर ये वोट हैं, A को 25, B को 25, C को 5, D को 45, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सीटें हैं वो इसी अनुपात में इनको मिलनी चाहिए। जैसे A को 4, B को 4, इनको 0 और इनको 6। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जिस अनुपात में जिस पार्टी को वोट प्राप्त हुए उसी अनुपात में इनको सीटें मिलती है। यह रिप्रेजेंटेशन कहलाता है अनुपातिक सिस्टम। यह अनुपातिक सिस्टम कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए 3 मुख्य रूप से 2 ही मेथड हैं। कम्युलेटिव से वोट सिस्टम जैसा हमने ऊपर पढ़ा, जो ब्लॉक वोटिंग है उसको कई राइटर हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मानते हैं, लेकिन इस ब्लॉक वोटिंग या कम्युलेटिव वोट सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेशन है वह कुछ परिस्थितियों के अधीन है, इसलिए इसे ज़्यादातर राइटर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में नहीं रखते। तो 2 जो सबसे महत्वपूर्ण मेथड हैं वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम तथा लिस्ट सिस्टम। बहुलता प्रणाली और अनुपातिक प्रणालियों के
अलग इतर कुछ ऐसी प्रणालियां हैं जिनमें इन दोनों का मिक्स रूप इस्तेमाल होता है। तो इसे हम सेमी प्रोपोर्शनल भी कहते हैं और मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रल सिस्टम भी कहते हैं। मिक्स्ड मेंबर, इनमें दो मुख्य हैं, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल और पैरेलल सिस्टम। इन दो में भी जो ये है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, इसे टॉप अप सिस्टम कहते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है वो प्रोपोर्शनल आता है, इसका रिजल्ट आता है वो प्रोपोर्शनल आता है, इसलिए कई विचारक इसे प्रोपोर्शनल में रखते हैं। वहीं पैरेलल सिस्टम जो मिक्स्ड मेंबर मेजोरिटेरियन है, इसका रिजल्ट है वह मिक्स्ड आता है, यानी प्रोपोर्शनल नहीं आता, इसलिए इसे मिक्स्ड में रखा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, प्लुरैलिटी सिस्टम या मेजॉरिटी सिस्टम, जिसमें सबसे ज़्यादा मत प्राप्त उम्मीदवार विजयी होता है। जैसा हमने देख लिया कि अगर 4 उम्मीदवार हैं और जितने अगर ज़्यादा उम्मीदवार होंगे, फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा उम्मीदवार देखें, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, मान लीजिए ये किसी उम्मीदवारों को वोट पड़े, तो जितने ज़्यादा उम्मीदवार होंगे, वोट ज़्यादा वितरित होंगे, उतना ही कम मत वाला प्राप्त उम्मीदवार भी विजेता हो जाएगा। यहाँ मात्र 20% वाला उम्मीदवार विजयी हो जाएगा। तो 80% लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। और यह पद्धति कहाँ अपनाई जाती है? कनाडा, इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भले ही वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, पंच, सरपंच, उप सरपंच, कॉलेज में चुनाव हो, जो भी चुनाव अपने सामान्यतः हैं, उनमें यही व्यवस्था अपनाई जाती है। इसके जो सबसे प्लस पॉइंट है वह है यह सिंपल है, यानी लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वह विजयी होगा। इसमें क्लियर कट चॉइस मिलती है, यानी वोट परसेंटेज कितना ही कम रहे या कितने भी ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाएं, भले ही 2 हों या 20 हों, एक उम्मीदवार हमेशा विजयी होगा। यह सिंगल पार्टी गवर्नमेंट को प्रमोट करता है। इससे जो अतिवादी होते हैं, मान लीजिए कि कोई समाज में ऐसे वर्ग हैं जो 6-8% उनका शेयर है, तो ये लोग अपनी अतिवादिता के चलते कभी सत्ता में नहीं आ सकते। तो ऐसे राजनीतिक दलों का उदय नहीं होता जो एक बहुत ही छोटे सेक्शन से अपने वोट का प्रबंधन कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक बिटवीन वोटर्स एंड विनर्स, यानी विनर और वोटर के बीच में डायरेक्ट लिंक होता है कि उम्मीदवार को पता होता है कि उसने उसको वोट दिया और वही उम्मीदवार है, उसका नाम बैलेट पेपर पे होता है और वही विजयी होता है। एक्सक्लूड माइनॉरिटी फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जो कमियां हैं वो हैं कि इसे माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, क्योंकि माइनॉरिटी हमेशा में ई संख्या में कम होंगी और यह बहुमत से चलने वाला सिस्टम है। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इसमें हो सकता है बशर्ते, यानी कुछ एक परिस्थितियों में हो सकता है, वो तब है जब बहुत ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हों, यानी बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हों चुनाव में और माइनॉरिटीज़ अपना वोट है वो कंसोलिडेटेड दे। लार्ज नंबर ऑफ वेस्टेड वोट्स, यानी यहाँ हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा कि मात्र 20% लोगों की चॉइस है वह उम्मीदवार विजयी होता है, 80% वोट हैं वो वेस्ट हो गए। तो इसमें वेस्ट वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। अगले में हम देखते हैं ब्लॉक वोटिंग। ब्लॉक वोटिंग और एफटीपी में इतना अंतर है। एफटीपी जो हमने अभी पढ़ा कि जब एफटीपी को बहुसदस्यीय चुनावी जिले में उपयोग करें और मतदाता के पास उतने ही मत हों जितने स्थानों के लिए चुनाव हो रहा है, तो उसे ब्लॉक वोटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मतपत्र है, इसमें 3 उम्मीदवार हैं ए, बी, सी। तो मतदाता के पास 3 वोट होंगे। मतदाता के पास वोट होंगे 3। वो 3 वोट तीनों ए को दे सकता है, तीनों बी को दे सकता है, तीनों सी को दे सकता है या तीनों एक को दे सकता है। तो
तो ब्लॉक वोटिंग में क्या होता है कि अगर माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना वोट कंसोलिडेटेड देते हैं, एक ही उम्मीदवार को देते हैं, तो उस स्थिति में माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलने की संभावना रहती है। या उम्मीदवार बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी इलेक्शन जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा सदस्यों का निर्वाचन इनसे होना हो तो भी माइनॉरिटीज़ को वोट मिलते हैं। जैसे ABCDE 5 उम्मीदवार हैं और यहाँ का इलेक्शन मैग्नीट्यूड अगर 3 है तो हम क्या देखेंगे कि अधिकतम जो वोट शेयर चाहिए वो होगा 33%, यानी 33% पर एक उम्मीदवार पक्का ही विजयी होगा। तो माइनॉरिटीज़ जैसे जैसे इलेक्शन मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, अगर 4 उम्मीदवार होंगे तो 25% पर एक उम्मीदवार कम से कम जीतेगा, 5 होंगे तो 20% पर एक उम्मीदवार कम से कम जीतेगा। यह व्यवस्था थाईलैंड, मालदीव, कुवैत, फिलीपींस, बरमूडा, फिजी, लाओस, जॉर्डन, मंगोलिया में सिर्फ इस अवधि तक थी, तथा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन है उसमें भी 1945 तक यूनिवर्सिटी के जो पद थे उनमें यह व्यवस्था थी। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का और ब्लॉक वोटिंग के बीच का एक इलेक्टोरल सिस्टम और है। इसमें क्या होता है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सदस्यों का चुनाव होता है। कई सदस्यों का चुनाव होगा तो इसका मतलब वोट है वो एक सूची को दिया जाएगा, ना कि एक उम्मीदवार को। एक मतदाता एक मत देता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसमें एक मतदाता एक मत देता है, वोट पार्टी की लिस्ट को देना होता है और जिस लिस्ट को बहुमत मिलता है वह लिस्ट पूरी निर्वाचित हो जाती है। ये हम कहाँ देखते हैं इसका जैसा स्वरूप कि जो यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो प्राइमरीज के जो चुनाव होते हैं उनमें जो उनके इलेक्टोरल कॉलेज के जो चुनाव होते हैं उसमें हम देखते हैं कि पार्टी की लिस्ट को मतदाता वोट देते हैं और जिस पार्टी की लिस्ट को पूरा बहुमत मिल जाता है वह पार्टी, वो सारी सीटें उस राज्य की उस पार्टी के खाते में चली जाती हैं। तो यह है पार्टी ब्लॉक वोट। द सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी वोट एक होगा और वह ट्रांसफरेबल नहीं होगा। मतदाता को एक वोट होता है और वह बहुसदस्यीय निर्वाचन जिले में वोट डालता है। इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं और इनमें से 3, 3, 6, 3 और 1, 10 उम्मीदवार हैं मान लीजिए। इसमें से 4 सीटें इस की हैं। तो यहाँ हम जैसा ऊपर ब्लॉक वोटिंग में देखा था, ब्लॉक वोटिंग में ये होता है कि वहाँ कई मत होते हैं उसके पास, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मत होता है। तो एक मत के आधार पर भी अगर 4 सीटें आएंगी तो ए को अधिकतम अगर मान लीजिए 40% वोट मिले, बी को अगर 30% मिले, सी को अगर 20% मिले, डी को अगर 25% वोट मिले या बाकी सबको थोड़ा थोड़ा कम मिले, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, ज़्यादा हो गया ये थोड़ा, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जितनी ज़्यादा सीटें होती जाएंगी उतना कम वाले को भी प्रतिनिधित्व मिलता जाएगा। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा सीट के आधार पर 1 नंबर पहला उम्मीदवार कौन होगा, बी, दूसरा उम्मीदवार डी और तीसरा ए और चौथा सी, यानी ए और सी मात्र 20% वोट में भी एक सीट पा गए। तो यह सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है। ये ताइवान में 2005 तक था, जापान में 94 तक था, वर्तमान में यह वेनेतु और जॉर्डन में है। अभी तक हमने ये देखा कि जो ब्लॉक वोटिंग है जिसमें बहुसदस्यीय चुनाव होते हैं और जितने उम्मीदवार होते हैं उतने ही वोट होते हैं एक व्यक्ति के पास।
फिर हमने ब्लॉक वोटिंग, पार्टी ब्लॉक वोटिंग देखा। उसमें पार्टी की लिस्ट को चुनाव वोट देना होता है और वो पूरी लिस्ट चुनी जाती है। फिर हमने सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट देखा कि बहुसदस्यीय निर्वाचन होता है और एक वोट होता है। वैसे ही FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का ही एक रूप है लिमिटेड वोटिंग। लिमिटेड वोटिंग में बहुसदस्यीय निर्वाचन होता है, लेकिन वोट है वो कुल उम्मीदवारों से एक कम होता है। जैसे 4 उम्मीदवार हैं तो मतदाता के पास 3 वोट होंगे और 3 वोट वो अपनी मर्जी से दे सकता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अगर अपने कंसोलिडेट वोट एक को दें तो उसका प्रतिनिधित्व मिलता है। ये अब प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था को अगर हम एग्जाम्पल दे देकर समझाएंगे तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना कैलकुलेशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये अब सिंपल हैं, आप स्वयं अपने घर पर करके देख सकते हैं और इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा इनका यूज़ नहीं होता। जिस व्यवस्था का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो यूज़ होता है वो हम आगे देखेंगे। यह मैक्सिको में सीनेट की कुछ सीटों में इसका इस्तेमाल होता है। अब तक तो जो हमने देखा वो था जो सिंपल मेजॉरिटी यानी प्लूरैलिटी वाली व्यवस्थाएं थी, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट जिसको प्राप्त होता था वह विजयी होता था, भले ही वह सिंगल सीट पर हो या बहुसदस्यीय सीट पर हो। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिस्टम, यानी जिसमें एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर ही जीत हासिल होती है और वह निश्चित कोटा सामान्यतः 50% +1 होता है। सामान्यतः होता है, यह अलग भी हो सकता है। निश्चित कोटा हासिल करना यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इलेक्टोरल सिस्टम, इसमें 2 मुख्य रूप हैं। एक है अल्टरनेटिव वोटिंग और दूसरा है 2 राउंड सिस्टम। अल्टरनेटिव वोट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया और नोरू में इसका इस्तेमाल होता है। पपुआ गिनी में 1975 तक इसका इस्तेमाल होता था। यह एकल सदस्यीय जिले में, यानी एक ही उम्मीदवार चयन होगा। इसमें क्या होता है, उम्मीदवार जो मतदाता है उसको एक ही सीट का चयन होना है, तो मतदाता यहाँ सिर्फ एक ही उम्मीदवार का चयन नहीं करते, जबकि वे उन उम्मीदवारों को वरीयता देते हैं। जैसे बी को 1 दिया, सी को 2 दिया, ई को 3 दिया, ए को 4 दिया, डी को 5 दिया। दूसरे मतदाता ने ए को दिया, बी को 2 दिया, सी को 3 दिया, डी को 4 दिया, ई को 5 दिया या खाली छोड़ दी। तो यहाँ लक्ष्य क्या है, उम्मीदवार वही होगा जिसे निश्चित कोटा मिले। निश्चित कोटा यानी 50% से ज़्यादा। तो यहाँ गणना में क्या किया जाता है, प्रथम वरीयताओं को जोड़ा जाता है। जैसे बी, यहाँ ये मतपत्र बी की फर्स्ट वरीयता में जाएगा, ये मतपत्र ए की फर्स्ट वरीयता में जाएगा। तो ये काउंट किया जाता है कि ए को कितने लोगों ने फर्स्ट वरीयता माना, बी को कितने लोगों ने फर्स्ट वरीयता दी है, सी को कितने लोगों ने, डी को कितने ने, ई को कितने। अगर इनमें से किसी उम्मीदवार को, मान लीजिए बी को 51% लोगों ने, मान लेते हैं 51% चाहिए, जो भी निश्चित कोटा है, 51% लोगों ने अगर फर्स्ट वरीयता दी है तो चुनाव प्रणाली की जो गणना है वो वहीं रुक जाती है और बी विजयी उम्मीदवार हो जाते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट वरीयताओं का जो जोड़ है वह उससे पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हो, तब क्या होता है, उसमें फिर जो उम्मीदवार जिसको सबसे कम जो उम्मीदवार जिसको सबसे कम फर्स्ट वरीयता मिलती है उसको इस सूची से हटा देते हैं। यहाँ हम क्या देखते हैं, डी को मात्र 9% लोगों ने फर्स्ट वरीयता दी है। तो यहाँ डी को, अगर ये उस केस में बात हो रही है जब बी को 51% नहीं मिले,
यानी मान लेते हैं कि यहाँ बी को सिर्फ 41% मिले, सी को 20 मिले, जोड़ पूरा 100 हो गया। तो इस स्थिति में डी को, जिसको सबसे कम वोट मिले 9%, इसको हटा दिया जाएगा और डी को प्राप्त जो मत पत्र हैं, जिनमें फर्स्ट चॉइस तो डी को मिली हुई है, तो उन मत पत्रों में सेकंड चॉइस किसे मिली हुई है उसके आधार पर उन सेकंड चॉइस मत पत्रों को ए बी सी डी इनमें जोड़ा जाता है। ए बी सी और ई में, डी तो चूंकि रिमूव ही हो गया। तो अगर सेकंड चॉइस के आधार पर पता चला कि कोई उम्मीदवार ए बी सी ई डी रिमूव हो गया, यहाँ बी को 41 थे, मे भी इसको सेकंड चॉइस में मिल जाएं, जैसे 9 मिल गए तो ये 50% हो गया, इनको भी कुछ मिल गया, इनको भी कुछ मिल गया। यह प्रोसेस, अब डी 51% फिर भी नहीं मिले तो जो उससे कम वाला है फिर ई को रिमूव किया जाएगा और ई को जो प्राप्त वोट है इनको इनमें वितरित किया जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यह प्रोसेस सबसे कम वोट प्राप्त उम्मीदवारों को गणना से हटाकर द्वितीय वरीयताओं का वितरण किया जाता है और यह तब तक चलती है जब तक एब्सोल्यूट बहुमत उसे ना प्राप्त हो जाए। तो ये अल्टरनेट वोट सिस्टम था, आपको समझ में आया होगा। मुख्य रूप से यह ऑस्ट्रेलिया में इसका इस्तेमाल होता है। अल्टरनेटिव वोट सिस्टम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी निश्चित कोटा प्राप्त करने के लिए एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है। यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जैसा ही है, अगर पहली गणना में उसे बहुमत, कुल बहुमत मिल जाए, प्रणाली वैसी है। लेकिन अगर नहीं मिलता है एब्सोल्यूट वोट तो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम इसमें अपनाया जाता है। 2 राउंड सिस्टम, दूसरा तरीका है 2 राउंड सिस्टम या सेकंड बैलेट सिस्टम या रन ऑफ सिस्टम। यह एक अध्ययन है 221 देशों का अध्ययन, जिसमें तीसरा सबसे अधिक लोकप्रिय मेथड है। अफ्रीका के बहुत से देशों में, पूर्व सोवियत ब्लॉक देशों में जैसे बेलारूस, किर्गिस्तान, मैसेडोनिया, पश्चिम यूरोप में फ्रांस और मोनाको, इनमें इसका इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, 2 राउंड सिस्टम यानी एक तरीके से 2 बार चुनाव करवाने की व्यवस्था होती है अगर पूर्ण बहुमत पहली बार नहीं मिलता तो। इसकी नियम शर्तें अलग अलग होती हैं। जैसे चुनाव होता है, यह चुनाव एकदम सेम एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में होता है, लेकिन कोटा हासिल करना जरूरी है 50% + 1 का। तो इस स्थिति में अगर पहली बार ही कोई उम्मीदवार, मान लीजिए बी 55% वोट हासिल कर गया, तो बी उम्मीदवार विजयी हो जाता है और इलेक्शन प्रोसेस वहीं रुक जाती है। लेकिन अगर बी उम्मीदवार, किसी भी उम्मीदवार को 55% वोट ना मिले तो उस स्थिति में अलग अलग व्यवस्था है। जैसे यूक्रेन में ये व्यवस्था है कि जिनको टॉप 2 हैं, यानी जिनको 2 अधिकतम मत प्राप्त उम्मीदवार हैं, उनके मध्य दोबारा वोटिंग होती है। 2 अधिकतम मत प्राप्त हैं, उनके बीच में दोबारा मत होगा तो पक्का ही एक को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी 50% + 1 मिलेगा। फ्रांस के चुनाव में 2 अधिकतम मत प्राप्त की बजाय 12.5% मत जिसको भी मिलता है उनके मध्य दोबारा मत डाले जाते हैं। और दोबारा मत डालने पर अगर किसी को, क्योंकि 12.5 वाले उम्मीदवार तो कई हो सकते हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है इस चुनाव में फिर किसी को पूर्ण बहुमत ना मिले। लेकिन यहाँ यह प्रावधान है फ्रांस में कि अगर द्वितीय राउंड में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो निर्णय बहुलता के आधार पर होता है, यानी जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं वह विजयी हो जाता है। इसलिए यूक्रेन के सिस्टम को मेजॉरिटी रन ऑफ यानी सबसे ज़्यादा मत प्राप्त 2 के मध्य चुनाव को कहा जाता है। इसमें अनिवार्य रूप से बहुमत प्राप्त होता है। और फ्रांस को मेजॉरिटी प्लूरैलिटी वेरिएंट ऑफ टीआरएस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट बार चुनाव होता है इसमें तो देखा जाता है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली या नहीं मिली, लेकिन अगर फर्स्ट में नहीं मिलता तो सेकंड राउंड में यह नहीं देखा जाता कि प्लूरैलिटी मिली या मेजॉरिटी मिली या नहीं मिली, प्लूरैलिटी के आधार पर डिसीजन होता है। तो यह था सेकंड राउंड सिस्टम या सेकंड बैलेट सिस्टम।
मुख्यतः यह फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में और यूक्रेन में इसका इस्तेमाल होता है। सेमी पीआर सिस्टम या मिक्स्ड सेमी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या मिक्स्ड सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया कि सेमी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं, इसका अर्थ है कि इनमें आधी सीटों पर या आधी प्रोसेस में आनुपातिक रिजल्ट रखा जाता है। और मिक्स्ड कहते हैं, इसका मतलब प्रक्रिया के रूप में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम तथा पीआर दोनों का इस्तेमाल होता है। इनमें दो सिस्टम हैं, एक है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल एमएमपी या टॉप अप सिस्टम और दूसरा है पैरेलल सिस्टम या मिक्स्ड मेंबर मेजोरिटेरियन सिस्टम, पैरेलल सिस्टम। इसे मिक्स्ड मेंबर मेजोरिटेरियन सिस्टम कहते हैं। पैरेलल सिस्टम यह मिश्रित प्रणाली है। इसमें क्या होता है, यह लगभग 20 देशों में इस्तेमाल की जाती है। जैसे जर्मनी है तो इनमें आधी सीटें तो फर्स्ट पास्ट दी ये जर्मनी में है, लेकिन जर्मनी में इसका दूसरा वेरिएंट इस्तेमाल होता है। से कोई देश है, मान लीजिए क्रोएशिया है, तो इनमें कुछ सीटें वो भले ही आधी हों या कम हों या ज़्यादा हों, कुछ सीटें तो बहुलता आधारित सिस्टम जैसे FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से निर्धारित हो गई और कुछ सीटें प्रोपोर्शनल सिस्टम जैसे लिस्ट सिस्टम से आधारित हो गई। लिस्ट सिस्टम क्या होता है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट यही है। तो यह जो व्यवस्था है यह मिश्रित है, यानी आधी सीटें बहुलता वाली हैं और आधी आनुपातिक पद्धति से तय हो रही हैं। इनके अलग अलग स्वरूप, अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिश्रण मिलते हैं। जैसे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट और लिस्ट सिस्टम का कॉम्बिनेशन इन देशों में है। इसमें दो महत्वपूर्ण हैं, जापान, रशिया, न्यूजीलैंड, जापान, जर्मनी। TRS प्लस लिस्ट सिस्टम, ब्लॉक लिस्ट प्लस लिस्ट सिस्टम, पार्टी लिस्ट प्लस लिस्ट सिस्टम, ये सारे, और सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल प्लस लिस्ट सिस्टम ताइवान। तो ये जो सिस्टम है पैरेलल सिस्टम, इसमें हमने देखा कि दो मेथड अपनाए जाते हैं और दो ही प्रकार के रिजल्ट आते हैं। दो मेथड, एक नॉन पीआर यानी नॉन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और रिजल्ट भी नॉन पीआर आता है, क्योंकि जिनमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाएगा उसमें वही होगा जिसको ज़्यादा वोट आएंगे वह जीत जाएगा, आनुपातिक रिजल्ट नहीं आएगा। और जिन सीटों पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाया जाता है वहाँ रिजल्ट प्रोपोर्शनल रहता है। अब इसका जो दूसरा स्वरूप है MMP और टॉप अप, वो हम लिस्ट सिस्टम में देखेंगे, क्योंकि इसमें मिश्रण तो दो का है लेकिन रिजल्ट है वह आनुपातिक प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे आनुपातिक सिस्टम में रखते हैं। PR सिस्टम यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें मिलना। यह अनुपात एग्जैक्टली एकदम ज्योमेट्रिकली नहीं होता कि 40% हैं तो 40 सीटें और 3% हैं तो 3 सीटें, क्योंकि यह भी डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड और थ्रेशहोल्ड से निर्धारित होता है। कुछ और रूल्स होते हैं, इलेक्शन सिर्फ 1-2 रूल से नहीं, बहुत बारीकियां तय की जाती हैं इलेक्शन रूल में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व यह लगभग, अगर हम 20 स्थापित लोकतंत्रों को देखें तो इनमें आधों में किसी न किसी रूप में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का उपयोग होता है। देखिए ये जो फैक्ट्स हैं, भले ही वो मैंने एक पहले स्टडी का बताया कि तीसरा सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है वह SNTV है, वो इसलिए है कि चूँकि अपने जो कंपैरेटिव की बुक्स पढ़ते हैं तो अपनी व्यवस्था है, अपने को लगता है कि जो व्यवस्था अपनी है, ब्रिटेन की है, फ्रांस की है, अमेरिका की है, सिर्फ उतने ही इलेक्टोरल सिस्टम दुनिया में है। ऐसा नहीं है, दुनिया में FPTP के पैरेलल ही PR सिस्टम है, वो उतने ही लोकप्रिय हैं। यह लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में मुख्यतः इसका
इस्तेमाल होता है, अफ्रीका में 1/3 देशों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये जो आनुपातिकता है यह सिर्फ इलेक्टोरल सिस्टम पर ही निर्भर नहीं करती, और भी चीज़ें होती हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। आनुपातिकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वोटों को सीटें में बदलने का जो फॉर्मूला ने देख लिया, डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड, थ्रेशहोल्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन। थ्रेशहोल्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन से तात्पर्य है कि कितने प्रतिशत मत मिलने पर ही सीटें अलॉट की जाएंगी। जैसे जर्मनी में 5% सीट मिलने पर ही सीट अलॉट की जाती है, तो थ्रेशहोल्ड हो गया 5%। यह थ्रेशहोल्ड इस पर भी निर्भर करता है कि डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड कितना है, यानी अगर पूरा देश एक ही डिस्ट्रिक्ट के रूप में उसमें निर्वाचन होता है, जैसे इजराइल है, तो इजराइल में 150 सीटें मान लीजिए, तो 150 सीटों के अगर 150 सीटों का बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, तो लगभग 1% वोट से भी कम वोट आने पर उम्मीदवार विजयी हो सकता है। तो यह एक तरीके से इनफॉर्मल थ्रेशहोल्ड के रूप में कार्य करता है। अन्य राजनीतिक दल अपने दल की सूची कैसे बनाएं, यानी अगर ऐसी व्यवस्था है कि सूची में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो उम्मीदवार जो राजनीतिक दल हैं वो सभी वर्गों को अपनी रणनीति के अनुसार रिप्रेजेंटेशन देते हैं। सूची खुली है या बंद है या वोट पुलिंग, ये जो ऑप्शन है, सूची खुली से तात्पर्य है कि उम्मीदवारों को विदिन सूची के अंदर मतदाताओं को सूची के अंदर उम्मीदवारों को प्रेफरेंस देने की छूट है या नहीं। वोट पुलिंग का अर्थ है कि वो वोट पूल कर सकते हैं या अलग अलग देना जरूरी है। तो ये कुछ कोई भी व्यवस्था है उसके विदिन कुछ अलग अलग प्रकार हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 100 से अधिक रूपों में इलेक्टोरल सिस्टम काम करता है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो है कि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। व्यर्थ जाने वाले मत सबसे कम होते हैं, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलता है, राजनीतिक दल भी सामाजिक रूप से समावेशी होने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन जो कमियां हैं वो हैं कि बहुमत की सरकार अगर नहीं बनेगी, छोटे छोटे दल बनेंगे और जो विजयी उम्मीदवार हैं वो अगर किसी कोहेरेंस आइडियोलॉजी से नहीं बंधे होंगे तो विधायन ग्रिडलॉक और अस्थायित्व की समस्या आती है। कानून निर्माण में ऐसा समस्या आ जाती है कि वो आगे नहीं बढ़ता। अतिवादी राजनीतिक दलों का उदय होता है जब यह तय हो कि 6% मतदाता से भी एक सीट सिक्योर हो जाएगी, तो 6% मतदाता कोई भी किसी भी अतिवादी मॉडल पर 6% मतदाताओं को मोबिलाइज करने के लिए राजनीतिक दलों का उदय होगा। कोएलिशन ऑफ कन्वीनियंस बनते हैं, यानी आइडियोलॉजी की बजाय सहूलियत के, अपने ज़रूरतों के, अवसरवाद के अनुसार गठबंधन बनते हैं। और हमें पता है कि राजनीति में जो अवसरवादिता है वह सिर्फ और सिर्फ संकीर्ण हितों की सिद्धि करती है। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं। यह कैसे काम करता है? जो बेस्ट सबसे ज़्यादा प्रचलित जो स्वरूप है वो हैं लिस्ट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफ़र वोट सिस्टम। एक हमने देखा कि जो मिक्स्ड सिस्टम है उनमें जो टॉप अप सिस्टम या मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, जिसे टॉप अप सिस्टम कहा जाता है, उसमें भी चूंकि मेथड दोनों अपनाए जाते हैं लेकिन रिजल्ट है वह प्रोपोर्शनल रह जाता है, इसलिए इसे प्रोपोर्शनल के अंदर रखा जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है? जर्मनी, न्यूजीलैंड, बोलीविया, इटली, मैक्सिको, वेनेजुएला, हंगरी, ये सारे इनके नाम हैं। देखिए, जर्मनी में यह सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, अभी अपनाया गया था। इटली में भी इसे अभी अपनाया गया। जर्मनी में इसका जो नाम है वह है पर्सनलाइज्ड प्रोपोर्शनल सिस्टम और न्यूजीलैंड में है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम। ये कैसे काम करता है? देखिए, थोड़ा लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए जर्मनी है, जर्मनी में आधी सीटों का जो चुनाव है वो तो सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट
के आधार पर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टी ए है, उन्हें 5 सीटें मिली, पार्टी बी को 1 सीट मिली और पार्टी सी को 2 सीटें मिली, और बाकी जो आधी सीटें हैं वो मान लीजिए 10 सीटों का चुनाव है, हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। उनका चुनाव है वह किस आधार पर होगा? लिस्ट सिस्टम के आधार पर होगा। तो इन पार्टियों को लिस्ट सिस्टम में, चूंकि पार्टी की लिस्ट को वोट दिया जाता है, तो पार्टी की जो लिस्ट हैं उनको कितने कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? ए पार्टी की लिस्ट को 60% मत प्राप्त हुए और बी पार्टी की लिस्ट को 20% मत प्राप्त हुए और सी पार्टी की लिस्ट को भी 20% मत प्राप्त हुए। तो यहाँ हम, यह इसीलिए प्रोपोर्शनल सिस्टम कहलाता है और इसीलिए टॉपअप सिस्टम कहलाता है कि यहाँ अंतिम रूप से रिजल्ट को प्रोपोर्शनल कर दिया जाता है, अंतिम रूप से रिजल्ट को प्रोपोर्शनल कर दिया जाता है। इसके लिए इवन सदन की सदस्य संख्या भी बढ़ जाती है, सदन की जो संख्या है वह भी बढ़ सकती है रिजल्ट प्रोपोर्शनल करने के लिए, सीटें एडजस्टमेंट करने के लिए। ये सीटें एडजस्टमेंट कैसे की जाती है कि टोटल सीटें 10 हैं, तो 10 सीटों का, टोटल सीटें 10 हैं, तो 10 सीटों का अगर हम प्रतिशत वोट के आधार पर देखें तो ये वितरण कैसा होना चाहिए था? 6 सीट तो आनी चाहिए थी ए की और 2 सीट आनी चाहिए थी बी की और 2 ही सीट आनी चाहिए थी सी की, प्रतिशत वोट के आधार पर। आई चूंकि इन 6 सीटों में FVTP में ए पार्टी को कितनी आ गई? 5, तो 1 सीट लिस्ट सिस्टम वाली, लिस्ट जो लिस्ट है, यानी लिस्ट में जो नाम है, तो उनमें से ए का जो पहला उम्मीदवार है वह विजयी हो जाएगा, क्योंकि टोटल जोड़ 6 रखना है। बी को 2 सीटें, लिस्ट के आधार पर 2 सीटें मिलनी थी, 1 वहाँ आ गई FVTP में, तो यहाँ भी इनको लिस्ट को पहला 1 उम्मीदवार विजयी हो जाएगा, टोटल बी को मिल गई 2 सीटें। सी को लिस्ट सिस्टम के आधार पर 2 ही उम्मीदवार मिलने थे, यानी उसे देश की कुल जो विधानसभा जो कुल सीटें हैं उनमें से उसे 2 ही उम्मीदवार मिलने थे क्योंकि उसे 20% मत ही मिले हैं, और वह 2 उम्मीदवार FPTP यानी जो सिंगल मेंबर इलेक्शन था उसमें वह जीत चुका, तो उसे लिस्ट में से कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा, तो उसको टोटल उम्मीदवार ये वाले ही सेम रहेंगे, तो ये हो गए 2 और टोटल चुनाव हो गया 10 सीटों पर। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो इलेक्शन है वो आधी सीटों पर FPTP आधारित था, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम आधारित था, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं वह विजयी था, और आधी सीटों पर करवाया गया लिस्ट के आधार पर, लेकिन अंतिम रूप से जो परिणाम है उसे प्रोपोर्शनल कर दिया गया, किसके आधार पर? लिस्ट सिस्टम में पार्टियों को जो बहुमत मिला उसके आधार पर। यहाँ एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है, मान लीजिए कोई पार्टी ऐसी है, मान लीजिए डी पार्टी ऐसी है जिसे जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के आधी सीटों पर चुनाव है उसमें मात्र 2 सीटें मिली, और उसे लिस्ट सिस्टम में उसे इतने प्रतिशत वोट मिले कि उतने प्रतिशत की सीटें होती हैं वो 6 होती हैं, तो उस स्थिति में उसे 6 सीटें देनी होंगी, तो 2 सीटें ये होंगी तो उन्हें सीटें 4 और दी गई। तो इस प्रोसेस में भले ही सदन की संख्या जो कुल संख्या है उससे ज़्यादा चले जाएं, वह एक्स्ट्रा सीटें जनरेट की जाती हैं, उन्हें हैंग सीट्स बोलते हैं। जर्मनी में ऐसा होता है, यह मुख्यतः जर्मनी और न्यूजीलैंड में इसका प्रयोग होता है। तो लिस्ट सिस्टम, कैसे लिस्ट सिस्टम और यह सिस्टम मिक्स किया जाता है ये हमने देखा। द सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम जो हमने देखा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उनमें
एक सिस्टम MMP मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, जिसमें दो पद्धतियों को मिक्स किया जाता है, अंतिम रूप से रिजल्ट प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, यह 19वीं शताब्दी में थॉमस हेयर और कार्ल आंद्रे ने खोजा, इसलिए इसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा का चुनाव है। मतदाता को वरीयता देनी होती है मतपत्र पर, और एक कोटा हासिल करना होता है। कोटे का निर्धारण कुल वोट बटे सीट +1 तथा अंतिम रूप से इसमें +1 और जोड़ दिया जाता है। गणना करते हैं, प्रथम वरीयता का जोड़ करते हैं। अगर प्रथम वरीयता के आधार पर सारी सीटें भर जाती हैं तो चुनाव प्रणाली वहीं रुक जाती हैं। अगर प्रथम वरीयता के जोड़ से सारी सीटें नहीं भरती तो पहले विजेता का सरप्लस स्थानांतरित करते हैं, फिर भी अगर सीटें रिक्त रहती है तो सबसे कम मत प्राप्त को हटाकर उसका प्राप्त द्वितीय को शेष में वितरित कर देते हैं। देखिए, अगर आपको इसको एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के रूप में देखना है कि कैसे सरप्लस ट्रांसफ़र होता है और कैसे जो सबसे कम मत प्राप्त है उम्मीदवार उसको हटाकर उसके मतों का ट्रांसफ़र होता है, तो आप मेरे चैनल पे एक दूसरा वीडियो है राज्यसभा चुनाव का गणित व संवैधानिक प्रावधान, वह वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये दिखाया है, और एक गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसको एग्जाम्पल के रूप में लेकर ये आपको दिखाया कि किस प्रकार से राज्यसभा का चुनाव होता है। उससे आप एकदम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है वह कैसे कार्य करता है, इसमें सरप्लस स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है, और किस प्रकार से सबसे कम प्राप्त मत वाले उम्मीदवार को हटा करके उसकी द्वितीय वरीयताओं को स्थानांतरित किया जाता है। यह आयरलैंड में 1921 से इसका इस्तेमाल हो रहा है, माल्टा में, एस्टोनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ सीटों पर, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी फेडरल सीनेट्स, यहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम याद करने के लिए भारत में राज्यसभा के चुनाव के को समझा जा सकता है। द लिस्ट सिस्टम तीसरा है यानी अनुपातिक में द लिस्ट सिस्टम। यह सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला अनुपातिक प्रणाली है। इसमें लिस्ट सिस्टम से तात्पर्य है कि जो वोट हैं वो किसी एक व्यक्ति की बजाय एक राजनीतिक दल की लिस्ट को वोट दिए जाते हैं। जैसे राजनीतिक दल X है और उसने अपनी लिस्ट घोषित कर दी, और राजनीतिक दल Y है उसने अपनी लिस्ट घोषित कर दी। जब वोटिंग पड़ेगी तो इन लिस्टों के लिए वोट डाले जाते हैं, ना कि किसी उम्मीदवार के लिए। राजनीतिक दल को जितने प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं, इन लिस्टों को मान लीजिए X को 60% मत प्राप्त हुए और Y को 40% मत प्राप्त हुए, तो अगर कुल सीटें 10 हैं तो 6 सीटें X को जाएंगी और 4 सीटें Y को जाएंगी। और ये 6 सीटें कौन सी होंगी कि X की सूची में जो सबसे ऊपर नाम है वो 6 उम्मीदवार X की सूची में होंगे, और Y की सूची में जो 4 नाम सबसे ऊपर हैं वो Y की सूची में होंगे। तो ये उम्मीदवार प्लस ये उम्मीदवार, ये 10 लोग विजयी हो गए। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि Y राजनीतिक दल को मात्र 40% सीटें मिली, फिर भी उसे 4 उम्मीदवार मिले, और X को 60% सीटें मिली तो उसे 6 उम्मीदवार मिले। तो यहाँ प्राप्त वोट हैं उसके आधार पर सीटें मिलती हैं, और यही अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन है। अब और ये जो सूची प्रणाली है इसमें जो मतदाता है उसको ऑप्शंस कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे लिस्ट अगर क्लोज है तो उसका मतलब है कि आपको मतदाता को वोट लिस्ट को देना है, लिस्ट के अंदर उम्मीदवारों के चयन का राइट नहीं होता। ओपन लिस्ट में लिस्ट के अंदर उम्मीदवारों के चयन का राइट होता है। और ये जो पेंचेज सिस्टम है
इसमें ना केवल एक राजनीतिक दल की लिस्ट में चयन करने का राइट होता है, जबकि अन्य उम्मीदवार अन्य राजनीतिक दलों की लिस्ट में भी चयन कर सकता है, लेकिन अंतिम रूप से जो रिजल्ट है वह पार्टी को जितने वोट मिले उसके आधार पर ही उसे सीट अलॉट की जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो मत प्राप्त हो गए उनको सीटों में किस आधार पर बदला जाए, क्योंकि ये तो हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया था कि भी 60% मिले, 40% मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो वोट तो 52% भी मिल सकते हैं और 39 भी मिल सकते हैं, 11 भी मिल सकते हैं। तो किस प्रकार से अगर ये जो वोट है यह है सीटों में कन्वर्जन होते हैं, इसके लिए दो मेथड हैं, उनमें से एक मेथड को अपनाया जाता है। एक मेथड है पहला, वह है कोटा मेथड, यानी उसमें पहले कोटा डिसाइड किया जाता है और फिर लार्जेस्ट रिमाइंडर सिस्टम, यानी सबसे ज़्यादा जो शेष जिसके पास है वह उसे सीट अलॉट की जाती है। दूसरा है हाईएस्ट एवरेज सिस्टम, अधिकतम औसत विधि, या जिसे डिवाइजर विधि भी कहा जाता है। पहली विधि देखते हैं। कोटा विधि में 5 तरह के सूत्र हैं कोटा निर्धारण करने के। ये 5 तरह के कोटा कौन से हैं? पहला है हेयर कोटा, हेयर कोटा। दूसरा है हैगन-बेच बिशप कोटा, इसे एच भी लिख देते हैं, हैगन-बेच बिशप कोटा। तीसरा है ड्रूप कोटा और चौथा है इंपीरियल कोटा और पांचवा है रीएनफोर्स्ड इंपीरियल कोटा, रीएनफोर्स्ड इंपीरियल कोटा। हेयर कोटा अगर कैसे निर्धारित होता है कि मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 40,000 वोट हैं, यानी कुल वोट 40,000 वोट, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 रिक्त पद भरे जाने हैं, तो 40,000 बटे 5, यानी हेयर कोटा का अर्थ है 8,000, यानी 8,000 अगर किसी उम्मीदवार को मत मिल गए तो वह विजयी हो जाएगा। हैगन-बेच बिशप कोटा है जिसमें कुल मत 40,000 बटे 5 + 1, यानी कुल मत बटे रिक्त स्थान +1 से कोटा निकाला जाता है। ड्रूप कोटा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है जिसमें कुल मत 40,000 बटे कुल रिक्त स्थान +1 तथा +1 अंतिम रूप से इसमें +1 जोड़ दिया जाता है। या यूं कहें हैगन-बेच बिशप जो कोटा है इसमें से अगर 1 जोड़ दें तो ड्रूप कोटा आ जाता है। इंपीरियल कोटा जो इटली में इस्तेमाल होता है, इसमें कुल मत बटे रिक्त स्थान +2 से यह कोटा निकलता है। रीएनफोर्स्ड इंपीरियल, इसमें कुल मत बटे रिक्त स्थान यानी जो भरे जाने हैं +3 का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हमने देखा कि कोटा निर्धारण के 5 तरीके हैं, जो प्रचलित 5 तरीके हैं, इनमें से किसी एक तरीके से कोटा निर्धारित किया जाता है और कोटा निर्धारण के आधार पर जब सीटें वितरित की जाती है उसके बाद में अगर कुछ सीटें ऐसी बच गई जो सीटें अलॉट नहीं हुई तो वो सीटें अधिकतम शेष है उसके आधार पर वितरित की जाती है। यह कैसे वितरित की जाती है अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी है। ए पार्टी को 8200 वोट मिले, बी पार्टी को 6100, सी को 3000 और डी को 2700। कोटा जैसे हेयर कोटा से हमने निकाला, हेयर कोटा से अगर निकालेंगे 40,000 वोट होंगे तो 40,000 बटे 5 यानी 8,000 का यहाँ कोटा इस हिसाब से है कि मान लीजिए कोटा 5,000 है, 8 उम्मीदवार हैं तो कोटा आएगा 5,000।
कैलकुलेशन के लिए है जस्ट, और कुछ भी नहीं है, 5-8 में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोटा कितना है 5000, तो ए को कितनी सीट मिलेगी 1, बी को 1, तो पहली 2 सीटें किसको मिल गई ए और बी को, क्योंकि इनको कोटा इन्होंने अचीव कर लिया था। अब सीटें हैं टोटल 4, 5000 कोटा है और सीटें हैं 4 सीटों, जो बाद में 3 और 4 नंबर सीटें हैं वो इस आधार पर देखा जाएगा कि रिमाइंडर किसके पास है। रिमाइंडर यानी 8200 में 5000 के आधार पर एक सीट मिल गई, तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना है, ए के पास शेषफल है 3200, बी के पास 1100, सी के पास 3000 और डी के पास 2700, यानी एक तरीके से अनयूज्ड वोट्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रिमाइंडर किसके पास है, ए के पास और सी के पास, तो 3 नंबर सीट भी ए को और 4 नंबर सीट भी सी को। तो इस गणना में हमने क्या देखा, ए को 2, बी को 1 और सी को 1 सीट मिली, टोटल सीटें थी 4। ये हमने कैलकुलेट किया है कोटा सिस्टम से। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो पीआर में दूसरा जो सिस्टम है उसके आधार पर किस प्रकार से वितरित की जाती है सीटें। दूसरा सिस्टम है हाईएस्ट एवरेज सिस्टम या डिवाइजर सिस्टम। यहाँ जो डिवाइजर हैं यानी कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग दिया जाता है, ये डिवाइजर 3 हैं, डीहोंट वर्जन, सेंट लीग वर्जन और सेंट लीग मॉडिफाइड वर्जन। डीहोंट वर्जन में 1, 2, 3, 4, सेंट लीग में 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलते रहते हैं, और सेंट लीग मॉडिफाइड में पहला है वो 1.4 है, बाकी सेंट लीग की तरह है 3, 5, 7। इसमें जैसे ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिया था सेम वही एग्जाम्पल हम लेते हैं। पार्टी ABCD हैं, इनको वोट 8200, 6100, 3000, 2700 मिले। हम डीहोंट जो डिवाइजर है वो लेते हैं। डीहोंट डिवाइजर में हमें पता है क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 के डिवाइजर हैं, तो यहाँ हमने डिवाइजर 1 का इस्तेमाल किया, यानी 1 का इस पर भाग दिया, तो क्या देखते हैं कि 8200, 6100, 3000, 2700 आए। फिर हम डिवाइजर 2 का यूज़ करते हैं, डिवाइजर 2 का हम भाग देंगे इन वोट्स पर, तो यह संख्या आएगी। फिर हम डिवाइजर हमने 3 का इस्तेमाल किया, और यह प्रोसेस हम कर सकते हैं आगे तक अगर सीटें पूरी भरे ना तो यहाँ हमें क्या देखना है, टोटल सीटें भरनी है हमें 4। तो ये जो डिवाइजर है यानी डिवाइजर 1 से लेकर के ये जो हमने इतने दिए हैं, एक तरीके से 3, 3, 6, 3, 9, 3, ये जो 12 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनमें बड़े से छोटे के क्रम में सीटें अलॉट की जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है 8200, तो 1 नंबर सीट 8200 को अलॉट हो गई। 2 नंबर कौन है 6100 को 2 नंबर सीट अलॉट हो गई। 3 नंबर कौन है 4100 और 4 नंबर कौन है 3050। तो यहाँ हमने क्या देखा कि इन 4 सीटों में 2 सीटें तो गई ए के खाते में और 2 सीटें गई बी के खाते में। तो जो रिजल्ट कोटा मेथड से आया था उसको हम अगर डीहोंट मेथड से हमने या डिवाइजर मेथड से हम अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि उस मेथड में ए को मिली थी 2 सीटें, बी को मिली थी 1 सीट और सी को मिला था 1 सीट, जबकि डीहोंट में ए को 2 और बी को 2। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो डीहोंट मेथड है ये बड़ी पार्टियों के फेवर में कार्य करता है। तो इस तरह से ये सीटें अलॉट की जाती हैं। अगर डीहोंट की बजाय सेंट लीग डिवाइजर का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें अंतर इतना ही आएगा कि जहां हम डीहोंट वाले में 1, 2, 3, 4 का भाग देते थे, वहां हम इसमें 1 का, 3 का, 5 का, 7 का देख के भाग और फिर ये सीटें अलॉट करेंगे। और सेंट लीग मॉडिफाइड में हम 1.4 इनका देंगे। अब हम कुछ शब्दावली देख लेते हैं। जैसे द थ्रेशोल्ड क्या होता है, थ्रेशोल्ड यानी लिस्ट सिस्टम में
एक शर्त रख दी जाती है कि इतने प्रतिशत मत प्राप्त होने पर ही सीटें अलॉट की जाएंगी, अन्यथा नहीं। तो यह निर्धारित करता है कि कितने छोटा दल उसमें रिप्रेजेंटेशन पाएगा सदन में। तो जर्मनी और न्यूजीलैंड में जैसे 5% है, यह कम या ज़्यादा हो सकती है। अप्रेंटमेंट होता है छोटे दल जब कार्टेल बना सकते हैं लिस्ट में अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखने के लिए, तो इसे अप्रेंटमेंट कहते हैं। लैटिन अमेरिका में इसे लेमा कहा जाता है, इजराइल में। ये है लिस्ट सिस्टम में जब छोटे दल हैं तो वो कार्टेल बना सकते हैं। यह उनको छूट होती है कि आप कई दल मिल करके अपनी प्रतिशत को जोड़ लीजिए और फिर उसके आधार पर सीट अलॉट होती है। डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड में बता चुका। एग्जाम्पल के रूप में जैसे नीदरलैंड पूरा देश एक जिला है तो 150 सीटें हैं वहाँ। चिली में पहले 2 थे, अब वहाँ 5.5 डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड है। 2 मैग्नीट्यूड का मतलब है जब 2 सदस्यीय सीट होगी तो उनमें से 50% के बिना उम्मीदवार विजयी नहीं हो सकता। वहीं 5.5 का मतलब लगभग 20% पर ही उम्मीदवार विजयी हो जाएगा। तो अगर 20% पर उम्मीदवार विजयी होता है तो डेफिनेटली माइनॉरिटी वोट्स को शेयर मिलता है। एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम हो सकते हैं। जैसे हम यूके का एग्जांपल देते हैं। यूके में हाउस ऑफ कॉमन, लोकल काउंसिल इन इंग्लैंड एंड वेल्स में सिस्टम है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। चेयर ऑफ मोस्ट कमेटी इन हाउस ऑफ कॉमन, यानी उनका जो लोअर हाउस है उसमें अधिकांश समितियों के जो चेयर हैं उनमें अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। लॉर्ड स्पीकर, बाई इलेक्शन, ये सब में अल्टरनेटिव वोटिंग का इस्तेमाल होता है। इलेक्शन फॉर मेयर्स, वेल्स, पुलिस, क्राइम कमिश्नर, इनके चुनाव सप्लीमेंट्री वोट के आधार पर होते हैं। डिप्टी स्पीकर इन हाउस ऑफ कॉमन, नदर्न आयरलैंड असेंबली इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर। द स्कॉटिश पार्लियामेंट एडिशनल मेंबर सिस्टम, एडिशनल मेंबर सिस्टम वही है, मिक्स्ड मेंबर मेजोरिटेरियन सिस्टम है, उसे ही एडिशनल मेंबर सिस्टम कहते हैं। मिक्स्ड मेंबर MMP को भी एडिशनल कहते हैं। क्लोज्ड लिस्ट सिस्टम, यानी कईयों में क्लोज्ड है कईयों में ओपन है। फॉर एग्जांपल अपने भारत का देखते हैं। भारत में जो लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं या लोकल इलेक्शन है, भले ही पंच, सरपंच, ब्लॉक मेंबर, जोन मेंबर, BDC, DDC, जिस नाम से भी जानते हैं, यहाँ फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिले वह विजयी हो जाता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आर्टिकल 55, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट 66, राज्यसभा आर्टिकल 80, इनमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तीनों में, यानी इन तीनों में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी आनुपातिक व्यवस्था और साधन कौन सा अपनाना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। लेकिन हमने देखा कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है वो एक्चुअली किस में काम करता है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली पद्धति है। इसलिए राज्यसभा के लिए तो यह एकदम संगत है कि राज्यसभा में तो इसी का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बजाय जो, अगर उसे सही अर्थ में देखें तो वो वास्तव में कौन सी है, वो अल्टरनेटिव वोट सिस्टम है, जिसमें सिंगल सदस्यीय सीट है और वोट अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता तो वह ट्रांसफ़र हो जाता है। ये चूँकि संविधान में लिखा हुआ है इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है और एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है तो उसे उस सेंस में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये था इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम का जो लेक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा गणितीय कैलकुलेशन है, बहुत सारे मेथड्स एक साथ ही एक ही लेक्चर्स में बताने की वजह से आई एम नॉट श्योर आपको पूरा समझ में आया होगा। लेकिन क्या है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्गीकरण है, बहुत सारी किताबों में बड़ी बेतरतीबी से चीज़ें लिखी गई हैं, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं इम्पीरियल फार्मूला लिख दिया, कहीं हेयर कोटा लिख दिया, कहीं लिख दिया ड्रूप कोटा है,
कहीं लिस्ट प्रणाली का हाईएस्ट एवरेज मेथड को डिफाइन कर दिया, कहीं लार्जेस्ट रिमाइंडर सिस्टम को डिफाइन कर दिया। तो उसको मैंने कोशिश की है कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें मिले और यह भी समझ में आए कि इनके क्लासिफिकेशन में वो कौन सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग पुस्तक में अलग अलग तरीके से मिलता है। यह भी समझ में आया होगा कि इलेक्टोरल सिस्टम है वो किन किन चीज़ों को निर्धारण करता है, या इलेक्टोरल सिस्टम की खुद की जो रिजल्ट वह अचीव करना चाहता है वह अचीव कई बार नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जापान में SNTV था, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम था, लेकिन इसने प्रोपोर्शनैलिटी इंश्योर नहीं की और वहाँ जो बड़ी पार्टी है LDP उसको इसने हमेशा ही समर्थन दिया। अंततः जापान ने SNTV को छोड़ा है। तो कोई भी इलेक्टोरल सिस्टम परफेक्ट नहीं है और कोई भी जो घोषित रिजल्ट है उसकी 100% सुनिश्चितता तय नहीं करता। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।